Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. In this video, we will learn the chapter Coal and Petroleum. I have already covered the topic coal in my first video titled Coal and Petroleum. In this particular video, we will start for petroleum. If you have not visited my site and my channel, please go through this and first go through the chapter coal to understand clearly coal and petroleum chapter. So let's start, but before that do subscribe to my channel Concepts Clear Easily and share with your friends and family, and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start. The topic is petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and car. तो आपको ये पता ही है कि पेट्रोल है जो हमारी जो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, ये किस चीज़ से चलते हैं? पेट्रोल से. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स, हाँ मतलब अब जो ये ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये हैवी मोटर जो कहते हैं जिसको, ये डीजल पे भी चलते हैं. कारें भी कहीं डीजल बेस्ड होती हैं, कहीं पेट्रोल बेस्ड होते हैं. तो ये सब कुछ क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये पेट्रोल और डीजल है. जो भी हमारे कार का फ्यूल है, मतलब जितने भी हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रांसपोर्ट का साधन है, मतलब उनका जो नेचुरल सोर्स है, जो पेट्रोल और डीजल है, वो कहाँ से हमें मिलता है? वो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम. पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस है क्योंकि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद ही हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है. मतलब आप इसको ये मान के चलिए कि क्रूड फॉर्म जो आपकी रॉ फॉर्म होती है, वो जो हम निकालते हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम. और फिर हम उसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट और उससे किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं? पेट्रोल. तो बेसिक जो आपका सोर्स है दैट इज़ पेट्रोलियम. The word petroleum is derived from petra, rock and oleum. तो जो ये पेट्रोलियम वर्ड है, ये दो चीज़ों का बना हुआ है, जैसे नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, पेट्रा एंड ओलियम. तो ये क्या है? पेट्रा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रॉक. मतलब ये रॉक से निकला हुआ जो ऑयल है, जो धरती के अंदर मतलब रॉक्स प्रेजेंट हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ऑयल, दैट इज़ पेट्रोलियम. When it is drilled from the ground in the liquid form, it is called as crude oil. जब हम इसको इनिशियली निकालते हैं, मतलब पेट्रा से, मतलब रॉक से एक्सट्रैक्ट करके हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि रफ फॉर्म में होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स. तो जब ये बाहर निकलता है तो ये क्रूड फॉर्म में, मतलब रफ सी फॉर्म में होता है, तो दैट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल. Humans have known about its existence for 4,000 years. तो ह्यूमंस को पेट्रोलियम की एग्जिस्टेंस, मतलब पेट्रोलियम का 4,000 ईयर्स से पता है. However, the first crude oil was pumped from the ground was 2500 years ago in China. लेकिन फर्स्ट टाइम जो क्रूड ऑयल पंप से हमारा निकाला गया था, दैट वाज अराउंड 2500 ईयर्स एगो. और वो सबसे पहले कहाँ निकाला गया था? दैट वाज इन चाइना. अब जैसे कि पिछले वीडियो में, मतलब आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा, तो जैसे कि हमारा कोल का क्या सोर्स था, कोल कैसे बन रहा था, आपको याद होगा कोयल कैसे बन रहा था, मतलब कोयला कैसे हम बना पा रहे थे कि जब बहुत टाइम, मतलब क्या हुआ था, प्लांट्स जो थे हमारे सॉइल में दब चुके थे और 3000 और 4000 मिलियन ईयर्स हो गए थे उनको, और विद द प्रेशर और हीट, उनके ऊपर जब प्रेशर और हीट मतलब डलती गई, तो दे वर कन्वर्टेड इनटू कोल. इन द सिमिलर वे इट टेक्स अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर पेट्रोलियम टू फॉर्म. तो जिस ढंग से कोल को भी इतना टाइम लगता है बनने में, इन द सेम वे पेट्रोलियम को भी बनने में बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. It is formed due to presence of decomposed carcasses of dead animals beneath the surface of earth. मतलब carcasses का क्या मतलब होता है? डेड बॉडीज. तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे बनता है? जैसे वो बन रहा था प्लांट से, पेट्रोलियम बन रहा है एनिमल से. तो जो डेड बॉडीज या डेड रिमेन्स सॉइल के अंदर दब गए हैं,
उनको मतलब जो वो डिकम्पोज हो रहे हैं या वो कन्वर्ट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो प्रोसेस दोनों की सिंपल है, बट जो उनका मेन जो इनिशियल चीज़ है, जो मतलब उनका मेन चीज़ है जो कन्वर्ट हो रही है, उन दोनों में अंतर है। कोल में क्या है, वो प्लांट्स हैं, और एनिमल ये पेट्रोलियम में क्या है, ये एनिमल्स हैं। तो जब डेड एनिमल्स और डेड एनिमल्स की बॉडीज़ ये मतलब सॉइल के अंदर काफ़ी टाइम तक दबी जा रही है, तो उनके अंदर क्या हो रहा है, हीट और प्रेशर के कारण जो वो बॉडीज़ हैं वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, दैट आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम और कैन कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। These carcasses of dead animals are subjected to extreme pressure and heat. सेम प्रोसीजर है जैसे वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर बहुत एक्सट्रीम हीट और प्रेशर का इफेक्ट था। कैसे था, क्योंकि वो दब गया, अब नीचे कोई एयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उनको हीट तो नेचुरली मिलेगी। और प्रेशर क्योंकि कितनी मतलब आप सोच लीजिए कितनी ऊपर मतलब बहुत नीचे दब जाता है ये, इतना ऊपर मिट्टी का प्रेशर, रॉक्स का प्रेशर, सब चीज़ का प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है, और हीट और प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओवर सेंचुरीज मिलियंस ऑफ एनिमल्स लिव्ड एंड डाइड टू बिकम फॉसिलाइज्ड। वही वाली चीज़ है, जैसे जैसे एनिमल्स मरते गए वो धरती के अंदर उनकी बॉडीज दबती गई और वो फॉसिल्स में कन्वर्ट होते रहे। सिमिलरली इन द oceanic creatures drowned to the bottom of the ocean and got buried under the sand or rocks. तो जैसे ये लैंड एनिमल्स थे, सिमिलर वाज द प्रोसीजर विद एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में ओशनिक क्रिएचर्स कह रहे हैं इनको, क्योंकि वो ओशन में रह रहे हैं। वो भी क्या हुए, वो डूब के बॉटम में चले गए ओशन के, और वहाँ पे वो बरी हो गए। जो उनकी लैंड थी, उनको नीचे जो लैंड मिली सी के, और उसके अंदर वो बरीड होते गए। और सेम चीज़ के अंदर विद द प्रेशर एंड विद द एक्सट्रीमनेस ऑफ हीट दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। और वो डिके हो गई उनकी बॉडी, डिके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर गॉट बरीड डीपर एंड डीपर ओवर द ईयर्स। तो क्या हुआ, वही सिमिलर प्रोसेस कि वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर दबते गए, और जो डिकम्पोजर्स थे, स्कैवेंजर्स थे, सॉरी डिकम्पोजर्स नॉट स्कैवेंजर्स है, डिकम्पोजर्स थे, उन्होंने उनके ऊपर एक्ट करना शुरू किया, और वो उनका जो बॉडी थी उन्होंने उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उस पे एज मैंशनड बिफोर विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल था मतलब ऑर्गेनिक डेड एनिमल्स का, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो अब आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि मतलब जब प्लांट्स सॉइल के अंदर दबते हैं विद द एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। और यहाँ पे क्योंकि एनिमल्स सॉइल के अंदर दब रहे हैं और वो डिकम्पोजर्स की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल फिर उस पर हीट और एक्सट्रीम प्रेशर इफेक्ट कर रहा है, और दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो सिमिलर प्रोसेस है दोनों की। और ये वाली जो लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यही वाली फॉर्म जो मतलब पहले तो सॉलिड थी ना ये, क्योंकि प्लांट जैसे एनिमल्स हैं वो सॉलिड थे, अब उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर, हीट और प्रेशर से दे गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल्स, दीज वेल्स कैन बी वेरी डीप। तो क्योंकि ये मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, ये नीचे दब गया बहुत ज़्यादा, एनिमल्स की बॉडीज़ बहुत ज़्यादा नीचे दबती हैं, तो एक वेल टाइप से आपको खोदना पड़ता है इस ऑयल को निकालने के लिए। सो क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल्स। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड इज लेटर रिफाइंड टू फॉर्म पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेशन ऑयल एक्स्ट्रा। तो जो ये ऑयल है जो मैंने जैसे आपको बताया, ये क्रूड ऑयल है, ये फर्स्ट मतलब इस फॉर्म में मिलता है। देन यू हैव टू डू सेवरल केमिकल प्रोसीजर्स। तो इसके ऊपर आप काफ़ी केमिकल प्रोसीजर्स और इस पर एक्ट करते हैं जिससे इनकी रिफाइनिंग होती है,
और जो ये पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल आपको मिला है, इससे ही हम इसको रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल मतलब जो ये एरोप्लेन्स वगैरह का फ्यूल होता है, पैराफिन वैक्स जिससे हम कैंडल्स वगैरह बनाते हैं, और लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन ऑयल क्या होता है, जो हम इंजन्स वगैरह में डालते हैं फॉर द लुब्रिकेशन, उनका फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रूड ऑयल से मिलती हैं। और क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल्स के दब जाने के कारण। ये देखिए, ये डायग्राम इसका आपका काफ़ी सारा दिखाएगा। ये आपको ये एक्वाटिक एनिमल्स दिखाए हुए हैं। ये जो थे एक्वाटिक एनिमल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे मतलब सॉइल में डिपॉजिट होते रहे, और जितना जितना ये टाइम से डिपॉजिट होते गए, और वो धीरे 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 किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ऑयल के अंदर। और जो प्लांट्स थे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इसके अंदर किसके अंदर थे, कॉयल के अंदर डिपॉजिट हो गए थे, कॉयल में कन्वर्ट हो गए थे। और इसके साथ साथ हमें नेचुरल गैस पे मिलती है। मतलब अभी आप इस पे मतलब कंसंट्रेट कीजिए कि जो फॉसिल्स हैं मेनली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोल में और ऑयल में। प्लांट्स के फॉसिल्स हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज हैं। और ये जब विद द पैसेज ऑफ टाइम with extreme pressure and heat are getting converted into coal and oil. Now is the formation of petroleum. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. तो सबसे पहला जो ऑयल था वो यूएसए में 1859 में ड्रिल हुआ था, और उसके 8 इयर्स बाद मतलब 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम। असम में मतलब हमारे इंडिया में भी ऑयल आपको मिला था। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन, अब जो इंडिया है हमारे को ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑयल मिल रहा है। जो ऑयल की जो भी ऑयल के मतलब वेल्स हैं या जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ये कई जगह ही मतलब इनका मिलना संभव हो सकता है। वो कहाँ कहाँ है, दैट इज़ इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, एक मुंबई हाई कहते हैं, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये रिवर्स में भी मिलता है, क्योंकि मैंने बताया एक्वाटिक एनिमल्स की जो बॉडीज़ हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो रही हैं, पेट्रोलियम में। तो जो अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपको कोल मतलब ये पेट्रोलियम की आपको प्लांट्स मिल सकते हैं जहाँ से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो दे आर सिचुएटेड इन आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, और रिवर इनमें जो बेसिक हैं वो है गोदावरी एंड कृष्णा। पेट्रोलियम, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो ये क्या है, नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम का डिपॉजिट्स दिखाता है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैसेस अबव दैट ऑफ वाटर। अब आपको हाँ ये एक चीज़ पूछी गई है आपके चैप्टर में, जो आपकी ऑयल की लेयर है और गैस की लेयर है, वो वाटर तो आपका नीचे रह गया, जो मतलब आप खोद रहे हो जैसे अंडर वाटर है सॉइल के नीचे, तो उसके ऊपर आपको ऑयल और गैस मिलता है। तो ये आप बता सकते हो ये क्यों है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, और गैस तो गैस ही होती है। ऑयल हल्का है वाटर से, और गैस तो वैसे ही हल्की होती है, तो इसलिए पानी तो नीचे मिलता है और ऑयल और गैस आपको ऊपर मिलती है, और उसको एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और ऑयल और गैस क्योंकि अलग अलग होते हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते, तो इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन देखिए यहाँ से आराम से ऑयल आ जाता है और यहाँ पे आप डालते हैं तो मतलब आपका गैस इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट और आसानी देने वाली चीज़ होती है। अब जो जैसे कि मैंने बताया, पेट्रोलियम जो क्रूड फॉर्म में मिलता है, इसकी रिफाइनिंग ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे निकाल सकें। पेट्रोलियम इज़ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अ अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो ये पेट्रोलियम का आपको पता ही है, इसकी बहुत अजीब सी गंदी सी चिपचिपा सा ये एक ऑयली कलर का लिक्विड होता है, डार्क कलर का, ब्लैकिश कलर का होता है, और इसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, और इसके अंदर बहुत सारे मतलब कंटेंट्स होते हैं।
It is a mixture of various constituents. Deposition of petroleum occurs with natural gas in the rocks called as oil wells from where it is taken out by the drilling. तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, जो ऑयल डिपॉजिट होता है उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी इसके साथ प्रेजेंट होती है, बट गैस बीइंग लाइट ये उसके ऊपर होती है और ऑयल इसके नीचे होता है. और अब इसकी रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस वेयर द सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ क्रूड ऑयल ऑकर्स. तो ये भी बता चुकी हूँ मैं कि रिफाइनिंग क्या है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है इसके अंदर बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये बहुत चीज़ों का मिक्सचर है. इसमें से जो आप अलग अलग चीज़ें करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं और हर चीज़ को आप अलग अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग कहते हैं. रिफाइनिंग मतलब कि इनमें से क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीज़ को रिफाइन करके निकालना. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट इट्स कंपाउंड. तो कई बार ये आपको पूछ सकते हैं कि हाँ जी कैसे अलग हो सकते हैं क्रूड ऑयल में से आप डिफरेंट प्रोसेस, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल हो गया आपका, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये किस प्रोसेस से आप अलग मतलब कर पाते हैं. तो उसकी जो बेसिक केमिकल प्रोसेस है जिससे आप इनको सारे प्रोडक्ट्स को इनको अलग करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आप शायद पढ़ चुके हो या पढ़ेंगे, अभी आपको इसका बेसिक शायद नहीं पता होगा. इसका एक केवल सिंपल सा ये फंडा होता है कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही मान लीजिए क्रूड ऑयल का, उसके अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होते हैं. वो अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल करता है. तो जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताती हूँ, देखिए सुनिए. क्रूड ऑयल प्रोक्योर्ड फ्रॉम ऑयल वेल इज मिक्सचर ऑफ मैनी लिक्विड्स. ये तो हम कर ही चुके हैं. क्रूड ऑयल बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है. डिफरेंट टेम्परेचर इवापोरेट्स ए डिफरेंट लिक्विड. तो मैंने कैसे बताया कि डिफरेंट जो इसके मिक्सचर के, मतलब जो क्रूड ऑयल में अगर आप मान के चलिए 10 चीज़ों का मिक्सचर है क्रूड ऑयल, तो 10 चीज़ों के अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है. मतलब जैसे एक चीज़ का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री, दूसरी चीज़ का 150, तीसरे का 200. तो सबके ऐसे अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होते हैं और हम इस चीज़ को हीट करते हैं. जैसे क्रूड ऑयल को आपने हीट किया तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे पहले आता है वो बॉयल होके इवापोरेट होता है. इसका मतलब समझ आया? जैसे कि आपका 100 डिग्री पहुंचा तो 100 डिग्री पे ए जो भी कंपाउंड था, सोच लीजिए आप, मान लीजिए पेट्रोल है, तो पेट्रोल सबसे पहले क्या करेगा, वो बॉयल होगा और बॉइलिंग से क्या होता है, इवापोरेट होता है. इवापोरेट मतलब उसके वेपर्स बन जाते हैं. जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी का इवापोरेशन स्टार्ट होता है ना, कि उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो वेपर्स को उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वेपर को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और वो वेपर्स जब इकट्ठा होते हैं, जब वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होते हैं, तो वो दोबारा से लिक्विड में बदल जाते हैं और वो उसकी चीज़ की एक रिफाइंड फॉर्म होती है, मतलब प्योर फॉर्म होती है. थोड़ा सा समझ आया होगा शायद आपको, मैं आगे भी दोबारा समझाती हूँ. द क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, इज फेड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड हीटेड फर्दर. तो जो क्रूड ऑयल है इसको 400 डिग्री टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं. ये समझ आई ना, 400 डिग्री पे आप इसको हीट करते हैं. तो लिक्विड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस इनटू वेपर्स फर्स्ट एंड कंडेंसेस. तो जो लिक्विड सबसे पहले इसमें मिक्सचर में था, उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले गर्म होके उबलना शुरू करेगा. इसको इस रफ फॉर्म में आप ऐसे मान लीजिए, वो उबलना शुरू करेगा, मतलब बॉयल होना शुरू करेगा. बॉयल होके उसके वेपर्स मतलब फ्यूम्स बन जाएंगे और ऊपर ऐसे कंडेंसेशन होती है उसकी, कोई मतलब ऐसे मतलब वो यूटेंसिल्स मान के चल लीजिए रखे होते हैं उसके ऊपर, कि वो कंडेंस होके उसके अंदर जाए, मतलब वेपर्स उसके अंदर जाएंगे और फिर जब उनका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होगा, वो वहाँ पे कंडेंस होके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इस ढंग से फर्स्ट लिक्विड आपका सेपरेट हो गया. अब जब बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज़ सेपरेट हो गई तो दूसरे चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आएगा. जैसे कि दूसरी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आया 450, तो उस पे से जो सेकंड लिक्विड था फिर वो बॉयल होना शुरू
होगा वो बॉयल होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे और फिर वो ऊपर उठेंगे। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर का फ़ायदा उठाते हुए हर चीज़ हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसको ही हम कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं। दिस इज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या दिखा हुआ है, इसके अंदर आपका क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल को हम ऐसे टेम्परेचर पे 400 डिग्रीज पे आप हीट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो था टेम्परेचर, सबसे पहले सबसे कम किसका था, पेट्रोल का, नहीं सबसे पहले कम था ब्यूटेन ऑन प्रोपेन गैस का। तो वो 20 डिग्री पे ही हीट होके बॉयल होके ऊपर उठा, और यहाँ पे इसने फ्यूम्स बना के, और यहाँ से कोई भी ऐसी आप इसको इसके वेपर्स को कलेक्ट करके आप अलग कर लेते हो, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब उनका टेम्परेचर कम आएगा आप उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। इसी ढंग से अब 150 डिग्री पे जो बॉयल हुआ था डेट वाज पेट्रोलियम। तो ये यहाँ पे इसकी फ्यूम्स आई, और यहाँ से आपने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया और इनको कंडेंस कर लिया। 200 डिग्री पे केरोसिन आपका बॉयल हुआ और यहाँ तक पहुँचा, और इसने इसकी केरोसिन को यहाँ से एक पाइप से एक्सट्रैक्ट कर लिया। और इसी ढंग से सबसे जो 300 था वो डीजल का बॉइलिंग टेम्परेचर था। डीजल के बॉइलिंग टेम्परेचर जैसे फ्यूम्स यहाँ तक आई, इन्होंने यहाँ पे इनकी एक पाइप लगाई हुई थी। 300 पे जो लिक्विड बॉयल हुआ था, आप समझ सकते हैं दैट इज डीजल, और यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग टेम्परेचर था दैट वाज ऑफ फ्यूल ऑयल। तो इसको आपने ऐसे हीट करके यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। और सबसे जो है ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन ऑयल और एस्फॉल्ट साल्ट्स हैं, ये सब और भी ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर के हैं। इनको भी इस ढंग से अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण, अलग अलग इनके बॉइलिंग टेम्परेचर के कारण इनको आप अलग कर पाए। तो आप ये प्रोसेस दोबारा से समझने की एक बार कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी 3 चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए। कोई कलर है, एक ढंग से कलर को आपने वाटर में मिक्स कर लिया और उसके अंदर एक शुगर भी आपने डाल दी, तो क्या होगा, इनको आप हीट करना शुरू कीजिए। तो जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 है, तो सबसे पहले वाटर बॉयल होगा और उसमें से वाटर के वेपर्स अलग होंगे और आप उसको ऊपर कंडेंस करके निकाल लीजिए। इस ढंग से फिर थोड़ा थोड़ा आपका कलर बॉयल होना स्टार्ट होगा, फिर उसको कंडेंस करके निकाल लीजिए, और फिर आपका जो भी शुगर है जो है, इनको मतलब अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर के कारण ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होके इनके अलग अलग टाइम पे फ्यूम्स होते हैं, और उसको आप अलग अलग टाइम पे कंडेंस करके निकाल सकते हैं। और यही प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, और इससे ही हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं और हम अलग अलग प्रोडक्ट्स इससे ले सकते हैं। देखिए, इसमें डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो वो प्रोसेस जिससे पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जिनका मतलब पेट्रोलियम एक मिक्सचर बना हुआ है, उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल पा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत जगह लगी होती हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये तो आपको पता ही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर रहे हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एसाफाल्ट्स, सारी चीज़ें ये जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं पेट्रोलियम से, दीज आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। तो आपको ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट आर द पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स आर द थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. These are used in the manufacture of detergent, fibers, polythene and other man-made plastic. तो जो ये प्रोडक्ट्स आपके ऑब्टेन हुए हैं बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये अलग अलग चीज़ों के काम आते हैं। कोई पेट्रोल डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, कोई फाइबर्स बनाने के काम आता है, कोई पॉलीथीन्स बनाने के काम आता है। तो इनके अलग अलग यूजेस हैं। Due to its great commercial importance, petroleum is known as black gold.
तो ब्लैक गोल्ड भी हम पेट्रोलियम को कहते हैं, क्यों पेट्रोलियम से आपको इतनी इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और उनकी हर की इकोनॉमिकल काफ़ी अच्छी वैल्यू है मार्केट में और हर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दैट वाई पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। ये काले कलर का गोल्ड है जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, क्योंकि आप इनकी सारी चीज़ें मतलब आप रिफाइन करके निकाल लेते हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग वाले होते हैं और उसको मतलब आप सेल करते हैं तो आपका पैसा ही पैसा हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो क्या क्या चीज़ों का मिक्सचर था पेट्रोलियम, इस स्लाइड में हम वो करेंगे। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल फॉर होम एंड डिलीवरी। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज़ एलपीजी। जो हम घरों में जब आप गैस ऑन करते हैं एलपीजी सिलेंडर आते हैं आपके, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दैट्स वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। सेकेंड इज पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो पेट्रोल मोटर फ्यूल है जो आपको पता ही है हर गाड़ी में डलता है, एविएशन में का फ्यूल है ये, और ड्राई क्लीनिंग में आपको पता है ना, ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल, कभी ड्राई क्लीन होके आया आपकी कोई चीज़ उसको स्मेल करके देखिए उसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, क्योंकि वो जो रिफाइन होता है मतलब आपका ड्राई क्लीन होता है कपड़ा तो वो उसमें पेट्रोल को यूज़ करते हैं। कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। जो कैरोसिन है पहले ज़माने में इसके स्टोव जलते थे, कई लोग अभी भी देखते हैं, तो कैरोसिन मिट्टी का तेल कहते हैं, तो वो भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ही मिलता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स लाइक। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं जो आपकी बिजली जाने पे जनरेटर्स आप चलाते हैं तो उसके अंदर भी डीजल फ्यूल और ये सारी चीज़ें पेट्रोल की रिफाइनिंग के बाद ही मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो डिफरेंट इंजन्स को लुब्रिकेट मतलब उनको तरलता प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनके पुर्जे आपस में रगड़े ना, तो लुब्रिकेशन के लिए जो चीज़ है दैट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन। वैसलिन भी देखिए आप सोच सकते हैं कि भाई हाँ जो पेट्रोलियम है उससे ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कैंडल जो आप घर में जलाते हैं, आजकल तो कितने टाइप की कैंडल्स आती हैं, कितनी सुंदर सुंदर कैंडल्स आती हैं, बट जो बेसिक इनकी चीज़ है दैट इज़ पेट्रोलियम। बाइट्यूमन पेंट्स रोड्स सरफेक्टिन। क्या होता है जो बाइट्यूमिन, मैंने पहले भी बताया था, पहले कोल तार यूज़ होता था रोड्स बनाने के लिए, बट आजकल एक पेट्रोलियम से ऑब्टेन प्रोडक्ट है दैट इज़ बिट्यूमिन पेंट्स। तो ये यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ कोल तार। ये भी कहाँ पे, जो सरफेस पे रोड की सरफेस को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप मतलब एक ढंग से दिमाग में डाल लीजिए। लर्न तो क्या, इसको एक बार दिमाग में डालना पड़ता है कि ये चीज़ें आपको पेट्रोलियम से मिल रही हैं। तो आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं लिस्ट एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अब जैसे कि पहले बताया था कि पेट्रोलियम के ऊपर जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो एक गैस भी होती है दैट इज़ नेचुरल गैस, जो बीइंग लाइट वो अपर सरफेस पे पेट्रोलियम के रहती है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। इट ऑकर्स नेचुरली एंड अप्रॉक्सीमेटली कंसिस्ट ऑफ 95% हाइड्रोकार्बन मीथेन। तो इसके अंदर जो नेचुरल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तो इसमें 95% मीथेन होती है। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन का कुछ मतलब नहीं होता, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन मीथेन होती है और 5% जो रह गया उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो नेचुरल गैस क्या है, 95% ये मीथेन है, बाकी जो 5% रह गया है दैट इज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये भी जैसे पेट्रोलियम और कोल को इतने इतने मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में, इसी ढंग से इसको भी बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं।
The gas is formed when layers of decaying plants and animals are buried under the earth's surface and are exposed to intense heat and pressure for millions of years. तो ये भी सिमिलर प्रोसेस ही बनती है जब प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल में बरी हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स उन पे प्रेशर और हीट वर्क करता रहता है, तो जो एक गैस टाइप की चीज़ बनती है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर से और हीट से, दैट इज नेचुरल गैस. Plants originally obtain energy from the sun and store in the form of chemical bonds in the gas and thus the formation of this gas occur. ये तो आपको पता ही है. प्लांट्स क्या करते हैं अपना with the help of sun they do the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है और अपने केमिकल बॉन्ड से इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बना होता है, मतलब आप स्ट्रक्चर पे जाएं तो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो भी कोई भी कंपाउंड बना होता है तो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं आपस में एटम्स को बांधे रखने के लिए. तो जो प्लांट्स ने अपना फूड बनाया उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स थे और वो ही जो बॉन्ड्स हैं वो गैस को बनाने के काम आते हैं एंड दस द फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस अक्कर. तो नेचुरल गैस, नेचुरल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली बना होता है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता. मतलब क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज़ की मतलब दबने के कारण और प्रेशर और हीट के कारण ये गैस की फॉर्मेशन हो रही है. That's why this gas is known as natural gas. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. तो अब आपने देखा ना जैसे दिल्ली वगैरह में तो क्या होता है, अब ये डीजल और पेट्रोल सब व्हीकल्स चलनी ज़्यादातर बंद हो गई हैं, दे आर CNG बेस्ड. मतलब CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके मतलब उसको प्रेशर के अंदर जब रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और ये पावर जनरेशन में बहुत काम आती है, मतलब पावर को जनरेट करने में नेचुरल गैस बहुत काम आती है और ये गैसियस फॉर्म में ही होती है और इसका कोई कलर नहीं होता. गैस का तो क्या कलर होगा, और ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है ये. इट इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक, देयर इज़ नो स्मोक ऑन बर्निंग, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स. अब दिल्ली वगैरह में तो CNG ही है सब कुछ, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, इसकी कोई पोल्यूशन कॉज नहीं कर रही, कोई स्मोक नहीं कॉज कर रही. तो ये इसलिए इसको व्हीकल्स में ज़्यादातर मतलब एक ये नेसेसिटी बन गया है या रूल्स से हो गया कि आपकी जो बसेज हैं या क्या हैं, दे शुड बी CNG बेस्ड. दिस गैस इज ऑर्डरलेस. However, a chemical called mercaptan is added to it in small amounts to give its distinctive smell of eggs. It's help us to find any gas leakage. हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब कई बार क्या होता है, ये इतने प्रेशर में होती है कि कई बार ये आपने देखा ना CNG का सिलेंडर फट गया या CNG लीक कर गई, तो वो क्या होता है, पहले क्या होता था, क्योंकि इसकी कोई ऑर्डर ही नहीं होती, ऑर्डर मतलब कोई स्मेल ही नहीं होती, तो क्या होता था, ये लीक होती रही और किसी को पता ही नहीं चलता था क्योंकि कोई स्मेल ही नहीं है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ का मतलब आपने साइड इफ़ेक्ट देख के इसके अंदर एक केमिकल मरकैप्टोन डालना स्टार्ट किया जिसके अंदर एक्स की स्मेल थी, ताकि जब भी ये गैस लीक हो तो आपको एक्स टाइप की स्मेल आए और आपको पता चल जाए दैट दिस गैस इज़ लीकिंग, कि ये गैस लीक हो रही है. तो उसके इसलिए हमने नेचुरल गैस में मरकैप्टन डाला ताकि आपको इसकी लीकेज का पता चल जाए. और ये CNG है, जैसे घरों में भी पहुंच रही है या किसी फ्यूल स्टेशन में, ये पाइप्स के टाइप से ही मतलब इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल इन फॉर्म ऑफ CNG, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग और इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. ये क्लीनर फ्यूल है, मतलब ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल है. इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर अ फ्यू केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र. तो नेचुरल गैस है, ये कुछ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स को भी बनाने में काम करती है. और जैसे मैंने बताया ये आजकल घरों में भी पहुंच रही है CNG सिलेंडर्स वाया द पाइप्स. तो ये कुकिंग में, हीटिंग में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आ रही है.
और जो ये नेटवर्क पाइप्स का बिछा हुआ है सीएनजी का, वो सबसे बड़ा है वडोदरा जो गुजरात में है, और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी है। द गैस इज आल्सो यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स, ग्लास, पेंट्स, प्लास्टिक एंड स्टील। तो नेचुरल गैस क्या है, ये प्लास्टिक की प्रोडक्शन में, फैब्रिक्स की प्रोडक्शन में, ग्लास, पेंट्स, इन सब की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल कर रही है। और हाइड्रोजन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इट। तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई गैस है, तो वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस गैस। In our country, natural gas has been used in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta। तो ये क्या है, जो ये नेचुरल गैस का ये देखिए ना, ये सीएनजी आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये नेचुरल गैस है, ये दिखाया हुआ है। अब जो इसका प्लांट्स हैं या जहाँ पे आपको नेचुरल गैस मिल रही है, ये उसका ये वाला मैप दिया हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ है, ये राजस्थान में आपको मिलेगी, महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, और कहाँ पे दिखाया हुआ है, त्रिपुरा में आपको मिलेगी। ये सारे इसके लोकेशंस हैं जहाँ के आपको नेचुरल गैस के सोर्सेज मिल सकते हैं। तो आप मतलब ये एक ढंग से पूछ सकते हैं, अगर मैप आपको दिया जाए कि नेम एनी 2 पॉइंट्स वेयर नेचुरल गैस इज अवेलेबल, तो ये वाले पॉइंट्स हैं आपके नेचुरल गैस के। Some natural resources are limited, natural resources are exhaustible। तो अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये चीज़ें सारी आपको नेचुरल मिली हैं, मतलब फॉसिल से, प्लांट से और एनिमल से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बट नेचुरल गैस मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल और एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लाइक सोलर एनर्जी, वाटर और एयर। बट जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये इतने भी नहीं ज़्यादा कि हाँ जी रोज़ ही आपके एनिमल्स मर रहे हैं और इनको बनने में इतना टाइम लग रहा है और आपको इनकी कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी या ये कभी भी आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं होंगे। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस और ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। तो ये तो पता ही है आपको कि कितना कितना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए। ऑन द अदर हैंड, नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू 100 ईयर्स। तो क्या हुआ है कि इनके जो रिमेन्स हैं, मतलब इतना टाइम इनको लगता है और इतने ज़्यादा ये अवेलेबल भी नहीं है, और जो इनकी रिसोर्सेज मतलब जो इनके यूजेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बट इनका जो यूज़ है वो इनको ख़त्म होने की कगार पे ले आया है। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ अ मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि इनके अंदर पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये पोल्यूशन भी बहुत काज कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपकी ग्लेशियर्स हैं, जो भी पोलर आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट करने लगती हैं, और उससे क्या होता है आपकी फ्लडिंग हो जाती है और आपका जितना भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो डिट्योरेट मतलब वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो क्या होता है कि इसका क्या मतलब, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप में आप क्या कह सकते हैं कि हालांकि ये हमारे यूज़ में बहुत आ रहे हैं, बट ये क्या है, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो जल्द ही हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसी ढंग से इन्हें यूज़ करते रहे, और फ्यूल्स का इसी ढंग से हम यूज़ करते रहे, तो वो पोल्यूशन कॉज करते रहेंगे, और जिससे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, और जिसके कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग और सब कुछ हो रहा है। इस समय में भी देखिए आप आसपास कितनी ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों की तो छुट्टियां भी जल्दी हो गई क्योंकि गर्मी इस बार इतनी ज़्यादा है, और यही सब कुछ क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही रीज़न है। जितने पहले फ्यूल मतलब जितने व्हीकल्स हैं, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब क्या है, फ्यूल यूज़ कर रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, वो फ्यूल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। तो इनका सबका यूज़ आप थोड़ा सा कम करें, और ज़्यादा मतलब
वही होता है कि कॉन्ट्री करके आप व्हीकल्स में चलिए। हर कोई इंसान हर के घर में 10-10 व्हीकल्स ना रख के आप इकट्ठा एक रूट पे जाइए, ताकि फ्यूल का ना तो वेस्टेज हो और आपका जो ये एग्जॉस्टिबल सोर्स है ये इतनी जल्दी आपकी आने वाले जनरेशन्स भी इसको यूज़ कर सकें, देख सकें, और आगे भी ये आपके मतलब हेल्प करता रहे। और दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो इसका यूजेस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। In India, Petroleum Conservation Research Association, that is called as PCRA. What is PCRA? Petroleum Conservation Research Association. इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं that what is the full form of petrol नहीं what is the full form abbreviation of PCRA? फुल फॉर्म इसकी क्या है? Petroleum Conservation रिसर्च एसोसिएशन। जो पेट्रोल को कंजर्व कर रही है वो एसोसिएशन इज नोन एज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये क्या है? ये पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें बताती है। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। तो एक स्पीड पे ही आप ड्राइव कीजिए, क्योंकि डिफरेंट स्पीड्स पे ड्राइव करने में फ्यूल की कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होती है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप अपना इंजन चला के रखेंगे तो जितना टाइम आप इंजन चला के रखेंगे उतना आपकी फ्यूल की वेस्टेज भी होगी, फ्यूल भी ख़त्म होगा और पोल्यूशन भी कॉज होगा। तो जहाँ पे भी आपको पता चले कि हाँ हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकना है तो आप अपना इंजन व्हीकल का बंद कर दीजिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, क्योंकि अगर टायर प्रेशर कम होगा तो टायर प्रेशर जितना कम होता है उतना फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो आप टायर के प्रेशर को भी टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की नहीं करेंगे तो फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा करता है और फिर वही साइकिल चलती है। ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड रिजल्ट्स इन क्या होता है? एग्जॉस्टिबल सोर्सेज की जो है लाइफ और ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है। वो ज़्यादा यूज़ होंगे तो ज़्यादा एग्जॉस्ट होंगे। तो वो जल्दी दिन आएगा जब ये हमारे को सोर्सेज हम मतलब ऐसे दिखाएंगे कि हाँ जी हमारी लाइफ में एक पेट्रोल और डीजल नाम की चीज़ थी। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू आर फ्री टू आस्क इन द description box or comment box. So do subscribe to my channel and share it with your friends and press the bell icon. और मैं अब समर वेकेशंस में कोशिश करूँगी कि आपके 3-4 चैप्टर हो जाएं, ताकि जब आप आफ्टर समर वेकेशंस जो भी आपके टीचर्स चैप्टर्स कराएं तो आपको वो पहले से थोड़ा सा आइडिया हो। और ये आप करके देखिएगा, मतलब हम करते नहीं और हम भी नहीं, पहले हम भी नहीं पढ़ते थे, बट कोई भी एक चाहे चैप्टर देख लीजिए, आप एक पढ़ के देखिए और उसके बाद क्लास में जाके पढ़ें, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आता है उस चैप्टर में। तो दैट्स द एंड। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर हॉलीडेज़ एंड थैंक यू वेरी मच।